अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, हेपेटाइटिस बी और सी के मुतालिक तो कमोवेश तमाम अवाम ने सुन रखा है और तकरीबन लगभग हमारी 10% के करीब आबादी जो है वो इसका शिकार है। काफ़ी ख़तरनाक नोयत का हेपेटाइटिस होता है। आज हम इसकी प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फैलता एक से दूसरे शख्स में किस तरीके से फैल रहा है। और आज हमारे साथ जो माहिर इस वक्त सेट के ऊपर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर शेख, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मेयो हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं कि खाली लफ्ज़ हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश होती क्या है और इसकी बड़ी बड़ी वजूहात क्या होती हैं। वायरल की तरफ हम बाद में जाएंगे, हम एक जनरली ब्रॉडर जनरल टर्म में। अच्छा, जैसे आपने अभी खुद ही बताया कि हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश किसी भी ऑर्गन के अंदर हो सकती है। जिगर के अंदर जब सोजिश होती है उसका मतलब ये है कि जिगर बीमार हो गया, और जिगर की बीमारी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस की डिटेल्स में जैसे हम बाद में जाएंगे, लेकिन जब हम इसको जर्नली बता रहे हैं तो वायरल हेपेटाइटिस कम्स फर्स्ट। उसके बाद एक्सेसिव अल्कोहल की कंजप्शन, शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, फैटी लिवर आजकल जो हमारी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर फैटी लिवर जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, जिगर के ऊपर चर्बी का एक्चुअली जमा हो जाना वो जिगर की सोजिश का बायस है। कुछ अद्वियात और कुछ जहरीली सब्जियां भी जिगर की सोजिश का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा जिस्म की कभी कभी अपनी कुव्वत मुदाफ़त भी जिगर के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में भी जिगर में सोजिश हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो ब्रॉड कैटेगरीज होगी ना, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि सबसे ज़्यादा जो आम है वो वायरल हेपेटाइटिस है। तो डॉक्टर साहब, ये कितनी किस्म के वायरस होते हैं और कितनी किस्म के जो हैं हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं? अच्छा, वायरल हेपेटाइटिस जो है जो सबसे कॉमन है, मैं सबसे पहले आपको उनका बता देता हूँ, इसके अलावा अनकॉमन का भी बताता हूँ। जो कॉमन वायरसेस हैं वो A, B, C, D और E हैं, और इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस भी वायरल हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है A, B, C, D और E है। यानी कि अगर इंग्लिश के सिंपल अगर हम नाज़रीन की आसानी के लिए बयान करें तो A, B, C, D, E, नाज़रीन ए से लेकर ई तक ये 5 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, तो उतनी ही किस्म के वायरस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा गलत तासुर, चूँकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा 10-15 साल मैंने कैंपेन्स की पूरे मुल्क के अंदर अवेयरनेस के ऊपर। एक बड़ा अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोगों में एक जो मिसकंसेप्शन होती है ना कि जनाब बी किसी को हुआ है तो ये कॉम्प्लिकेट होकर सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि जनाब ये अलग अलग वायरसेस हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, हम आम तौर पर देखें, चूँकि हम लोग उर्दू ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने बीमारियों को कुछ अपनी मुल्क के हिसाब से भी नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पीला यरकान और काला यरकान। तो जो काला यरकान है उस कैटेगरी के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ही आते हैं, जबकि ये दोनों वायरसेस डिफरेंट वायरसेस हैं। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फैलने का जो ज़रिया है वो भी मतलब एक ही तरह से ये दोनों फैलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ वायरसेस हैं, इनके बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है। और ए और ई है उसका डॉक्टर साहब वो किस तरीके से फैलता है? हाँ, और जो ए और ई है, बात कर अच्छा, ए और ई एग्जैक्टली। अब मैं आपको ना एक्चुअली 5 वायरसेस के बारे में बता देता हूँ, और मैं शुरू आपको कर देता हूँ ए और ई से। ए और ई वही वायरसेस हैं जिनको हम आम फहम ज़ुबान में पीलिया या पीला यरकान भी कहते हैं। जो पीला यरकान होता है आमतौर पर वो फैलता है असल में ऐसी ग़िज़ा खाने से जो कि साफ़ सुथरी ना हो, जिसके साथ पखाना जो है शामिल हो जाए। अगर स्टूल कंटामिनेटेड जो फूड होती है उसकी वजह से ये, या कोई फूड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है कि सीवरेज का पानी जो है वो आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ जो है मिक्स हो गया, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द हेपेटाइटिस ए एंड ई। ये वायरसेस सेल्फ लिमिटेड होते हैं, कुछ हम इनमें
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को क्योंकि उसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये 12-15 दिनों के अंदर अल्लाह ताला के फजल से ख़त्म हो जाते हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। कुछ हम लोग के इलाज के लिए कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट उनको दे दिया जाता है। हाँ एग्जैक्टली, जी जी जी। तो इनमें जो ज़्यादा खतरनाक अकसाम हैं वो बी सी और डी के हैं, बी सी और डी। अब उस तरफ आते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी शेयर कर लीजिएगा। हाँ अच्छा, बी सी और डी जो है, एक्चुअली जो डी वायरस है ना, वो सुपर एडेड वायरस है जो कि किसी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के ऊपर होता है। मतलब सी एक इंडिविजुअल वायरस है, बी एक इंडिविजुअल वायरस है, और जो डी है वो सिर्फ उन्हीं मरीजों को होता है जिनको पहले से हेपेटाइटिस बी हो, यानी डी अलहदा से नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट वायरस भी कहते हैं कि बी के ऊपर डिपेंड ये डिपेंडेंट वायरस है, एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट वायरस नहीं है, इंडिपेंडेंटली इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा। एग्जैक्टली। अब हम आते हैं बी और सी, जो मेजर लीथल कॉजेज हैं, जो खतरनाक इकसाम हैं हेपेटाइटिस की। बी और सी बेसिकली गैर अज़दवाजी ताल्लुकात से और खून की तरसील से फैलते हैं, यानी कि किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का खून किसी नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट को किसी तरह से भी जो है वो ट्रांसमिट हो गया है, चाहे वो दांतों के इलाज करवाने गए हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं है, या फिर इवन टांके लगवाने गए हैं, टीका लगवाने गए हैं, को ड्रिप लगवाने गए हैं, वहाँ पे स्टाफ के हाथ जो है कंटामिनेटेड हैं या सिरिंज कंटामिनेटेड है, तो उससे ये वायरसेस फैल सकते हैं। या फिर जो है ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं, और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि गैर अज़दवाजी हों, अज़दवाजी सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है। एक्चुअली मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी का है सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड ब्लड की जो है खाविन से बीवी में, बीवी से खाविन में ट्रांसफर हो बिल्कुल, बीवी से खाविन में एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चों हाँ जी, बी या सी मौजूद है, माँ से बच्चे को भी एक्चुअली ट्रांसफर हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे बार्बर टूल्स हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? बार्बर टूल्स ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी जो आजकल हमारे पाकिस्तान में जो स्प्रेड होने की वजह है, वो दो ही वजूहात हैं मेरे मुताबिक। मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये है कि ये जो बार्बर्स हैं, अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास होते हैं, ये कैंची, ये सारी चीज़ें जो हैं, ब्लेड्स वगैरह, एक ही ब्लेड से मुख्तलिफ लोगों की जो है हजामत बनाई जाती है और उनको स्टरलाइज भी नहीं किया जाता। इवन जो ब्लेड ही नहीं, जो उसरा है जिसमें ब्लेड लगना है, उसका स्टरलाइज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बार्बर्स एंड ये जो हम बहुत ज़्यादा ड्रिपें वगैरह लगवाते हैं और फुटपाथ डेंटिस्ट हमारे मुल्क में, लाहौर जैसे शहर में आपको दाता दरबार इन जगहों पर जाएं, आपको फुटपाथ के ऊपर डेंटिस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस लारियडे के पास मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, इसी तरह आपको बार्बर्स भी मिलेंगे। तो गवर्नमेंट को मतलब इन मामलों की सबसे ज़्यादा चेक करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन इस वजह से हो रही है, क्योंकि अल्कोहल के बारे का अगर आप देखें तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतनी प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का इतना अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है। ज़्यादा जो जैसा आपने फरमाया कि बार्बर टूल्स हो गए, जो हजाम का उस तरह या वो है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो इंजेक्शंस वगैरह लगवाते हैं, ख़ास तौर पर पेरिफेरल जगहों के ऊपर जहाँ पे रीयूज़ भी हो जाता है सिरिंज का एक्सीडेंटली, तो वो ज़्यादा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये देखते हैं कि इसमें चूँकि ये काफ़ी 80s में ये वायरस डिस्कवर होना शुरू हो गए थे, और उसी वक्त से ये इनके ऊपर वैक्सीन्स के ऊपर भी काम होता रहा, और इसमें अब इसमें से कौन कौन सी इकसाम हैं जिनको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं? अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसमें वैक्सीनेशन अवेलेबल डेफिनेटली है। हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है और हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीनेशन वाइडली पाकिस्तान में इस टाइम अवेलेबल है, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेशेंट्स को वैक्सीनेट करते हैं। हेपेटाइटिस ई की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में वाइडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो एग्जिस्ट करती है, और होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह होपफुली हम लोगों के पास पाकिस्तान में भी वो जल्द अवेलेबल हो जाएगी। और हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई थिंक 2001 में हमारे EPI प्रोग्राम के अंदर भी शामिल हो गई। तो इट मीन्स कि अगर एक बच्चा 2001 में पैदा हुआ है या 2 में पैदा हुआ है, तो इस वक्त वो 22-23 साल का नौजवान होगा, तो वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो इसका मतलब है कि जो इससे ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, हो सकता है कि वो वैक्सीनेटेड ना हो। और ये तो खैर हमारी गवर्नमेंट भी इसको पैट्रोनाइज कर रही है, अभी भी बच्चों को लग रही है वैक्सीन। ये जो है आई थिंक कि हमारी गवर्नमेंट के प्लान में शामिल नहीं है, और ये लोगों को प्राइवेटली ही लगवाना पड़ रही है। जी जी। और ये इतनी वाइडली अवेलेबल भी नहीं है, आई थिंक मेरा ख्याल है कि बड़े शहरों में तो है। अब मिलना शुरू हो गई है, की बहुत ज़्यादा कम, उसको EPI शेड्यूल के अंदर भी वो ऐड कर रहे हैं। ये तो बहुत खैर खुशाइंद बात है डॉक्टर साहब।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं सर इंसिडेंस के। वैसे तो जनरली कहा जाता है, मतलब एक मेटा एनालिसिस हुआ है कि 10% दोनों को कंबाइन किया जाए, बी और सी को, जो कि ज़्यादा शदीद अक़साम के हेपेटाइटिस हैं, तो कोई 10% आबादी हमारी जो है वो इसका शिकार है। तो इसमें कोई ज्योग्राफिकल वेरिएशंस भी हैं कि कुछ ऐसी बेल्ट हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर कम है, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा मज़े का है कि आपने बिल्कुल ये बताया कि 10%। में लास्ट टाइम जो पढ़ रहा था तो उसमें मैं इसका इंसिडेंस देख रहा था, पाकिस्तान में तकरीबन कोई सी इज़ मोर प्रेवलेंट, सी के पेशेंट्स हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस बी, और तकरीबन कोई 1 करोड़ के अराउंड हैं हमारे पास हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स। ठीक है, बड़ी अलार्मिंग फिगर है, और कंबाइंड वही 10% तकरीबन बन जाता है, और हेपेटाइटिस बी के भी इसी के अराउंड है, कोई 7-8 मिलियन उसके भी हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो जोग्राफिकल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जब हम किसी एक इलाकाई नाम को करते हैं तो उसमें कुछ लोग थोड़ा सा उसमें डर भी जाते हैं, और कुछ लोग उस पर थोड़ा सा उनकी रिजर्वेशंस भी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि केपीके में मेरी असेसमेंट के मुताबिक हेपेटाइटिस बी ज़्यादा है, जबकि पंजाब वाली साइड पे हेपेटाइटिस सी की इंसिडेंस ज़्यादा। चलें, सी की तो वैक्सीन भी अभी तक मेरा ख्याल है कि रिसर्च हो रही है, अभी तक कोई वैक्सीन में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। बी की अच्छी बात यह है कि, और मेरा ख्याल है कि ये जो शिफ्ट हुआ है ना सर, कि सी अब ज़्यादा होना शुरू हो गया है, उसमें एक बड़ी वजह ये जो पिछले 22-23 साल से वैक्सीनेशन हो रही है, इसकी वजह से भी शायद हेपेटाइटिस बी के इंसिडेंस में वाज़ेह तौर पर एक कमी आई है। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं, अब हमने गुफ्तगू में पहले तो ब्रॉड कैटेगरीज देखी कि जी हेपेटाइटिस होता क्या है, किन किन वजूहात की वजह से होता है, और सबसे ज़्यादा आम वायरसेस की वजह से होता है। ए बी सी डी ई, इसमें ए और ई जो है वो निस्बतन कम ख़तरनाक होते हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बी सी और डी जो हैं वो ज़्यादा अलार्मिंग होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ की मैं मज़ीद एडिशन करता चलूँ कि जो ए और ई है, अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल में हो जाए तो ये उनमें भी ख़तरनाक हो जाते हैं, उनमें ये डेंजरस हो सकते हैं। ये डेथ्स भी डॉक्टर साहब मैंने देखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट है, हुआ हेपेटाइटिस ई और वो कॉम्प्लिकेशन हुई और डेथ हो गई। तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी नीड टू स्ट्रिक्टली अवॉइड फूड फ्रॉम आउटसाइड, प्रॉपर स्टरलाइजेशन का हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान तो बाहर से खाना बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, चूँकि अब हम सिर्फ फोकस अपना नैरो डाउन करते जा रहे हैं बी और सी की तरफ, जी जी, अब इनकी डॉक्टर साहब अलामात भी ज़रा बता दीजिए, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि ताकि जो जो अलामात इनकी होती हैं ताकि लोगों को कॉशन हो जाए कि जनाब ये हेपेटाइटिस बी सी का शायबा है और उन्हें डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी के ना 2 एक्चुअली स्टेजेस हैं। एक स्टेज वो होता है जो इसकी अर्ली स्टेज होती है, और एक है इसकी लेट स्टेज। जो हेपेटाइटिस बी और सी की अर्ली स्टेज है उस पे इसके बड़े जनरलाइज से सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, मोस्ट कॉमन जो इसका पेशेंट को प्रॉब्लम होना शुरू होती है वो ये है कि फटीग बहुत ज़्यादा पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं, नौजिया बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और बहुत कम पेशेंट्स के अंदर, जैसे पीलिया हमने हेपेटाइटिस ए और ई का जिक्र किया, उनमें यरकान होता है, तो इनमें भी थोड़ा सा यरकान हो जाता है जिसमें आंखों का पीला होना, पेशाब का पीला हो जाना। ठीक है, लेकिन आम तौर पर भूख का कम लगना, ज़्यादा थकन होना, नौजिया सा रहना, ये इनकी अर्ली हेपेटाइटिस बी और सी की जो हैं वो सिम्टम्स हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी समटाइम्स अर्ली, चूँकि इनके वेग सिम्टम्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं होते, गैर वाज़े हैं, तो बीमारियों की वजह से एग्जैक्टली वो ऐसी चीज़ें बहुत तो समटाइम्स ना ये वायरसेस मिस हो जाते हैं। रूटीनली इनकी जो है हमारी इन्वेस्टिगेशंस ना होने की वजह से ये वायरसेस समटाइम्स मिस हो जाते हैं हमारे जैसी कंट्री के अंदर ख़ास तौर पे। तो ये फिर लेटर ऑन जाकर डायग्नोज होते हैं। जब ये लेट स्टेजेस पे डायग्नोसिस होते हैं तब इनके बड़े वाज़ह किस्म के जो है पेशेंट के अंदर इलामात आना शुरू होती हैं, जैसे कि पेट में पानी का आ जाना, उसकी वजह से पेट का फूल जाना, टांगों का, पाँव का सूज जाना, मुंह के रास्ते या पखाने के रास्ते जो है खून का आना शुरू हो जाना, सांस में दुश्वारी शुरू हो जाना, गनूदगी सी तारी रहना, होशो हवास जो है वो डिस्टर्ब हो जाना। तो ये लेटर स्टेजेस पे होते हैं, और आम तौर पर जो हमारे ऐसे बेचारे पेशेंट्स जो इतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया से नहीं होते, उनकी वहाँ पर रूटीनली ये इन्वेस्टिगेट भी नहीं हो रहा होता, तो वो लेटर स्टेजेस पे समटाइम्स डायग्नोज होते हैं। तो
ये इसके हैं बेसिकली इलामात जो हैं वो ये हैं, अर्ली स्टेजेस की इलामात और लेटर स्टेजेस की इलामात। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारे मुल्क के दो बहुत बड़े क्रिटिकल इश्यूज हुए हैं, एक तो नाख्वानदगी है, शरह ख्वानदगी हमारी बहुत कम है, और दूसरा तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। बड़े शहरों में तो चले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे गांव देहात कस्बे हैं वहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद नहीं हैं। तो गालिब इम्कान है कि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी की नॉन स्पेसिफिक अलामात हुई, उसने इग्नोर किया और किसी लोकल डॉक्टर से जाकर दवाई ली, अलामात के लिए ठीक हो गया वक्ती तौर पे, और वो अनडायग्नोज चलता रहा। लॉन्ग टर्म अगर ये वायरस दोनों रह जाएं हमारी बॉडी में, तो लॉन्ग टर्म लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अच्छा, इसमें मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसकी जो लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं या लेट इलामात हैं, वो इलामात होती ही इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हैं। असल में हेपेटाइटिस बी और सी की जो जिगर की सोजिश जो हमने शुरू में डिस्कस किया था हेपेटाइटिस, इनका जो हेपेटाइटिस है वो 6 महीने से प्रोलॉन्ग कर जाता है। जब किसी भी जगह पे जिस्म के किसी हिस्से में भी सोजिश 6 महीने से प्रोलॉन्ग करती है ना, तो उस हिस्से को डैमेज करना शुरू कर देती है। अब लिवर का जो डैमेज है वो इस तरह से होता है, जिसकी एक आम मिसाल मैं आपको दीमक की सी दे देता हूँ। दीमक जब एक लकड़ी को चाटना शुरू करती है तो उस लकड़ी के हिस्से को खा जाती है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं वो जिगर को आप समझ लीजिए कि सुकड़ना जिगर शुरू हो जाता है। जब जिगर सुकड़ता है तो उसकी वजह से एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जिगर को जो खून की नाली सप्लाई कर रही है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से तिली में प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से खून की जो नालियाँ हैं जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, खुराक की नाली में, पखाने वाली जगह पे, पेट के अंदर सारी सूज जाती हैं। ठीक है, पेट में पानी का जो एक निज़ाम है उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से पानी बाहर खून की नालियों से निकलना शुरू हो जाता है। और जो आपने कॉम्प्लिकेशन की बात की ना कि लाइफ थ्रेटनिंग, जो मैंने 3 कॉम्प्लिकेशंस आपको बताई हैं कि मुंह के रास्ते या पखाने के रास्ते खून का आना, यानी खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाना, या फिर पेट में पानी पड़ जाना, या फिर पेशेंट का गनूदगी में चले जाना, ये तीनों इक्वली डेंजरस हैं। जाहिर है खून की उल्टी आना एक वैसे ही एक बड़ी फ्राइटनिंग सी सिचुएशन भी है, और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी वही है। काफ़ी फ्रैंक ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा एनीमिया, और यस। और देखें ना, डबल इसमें मिजरी ये हो गई कि एक तो पेशेंट को भूख नहीं लग रही जी, फूड इंटेक भी कम हुआ है, ऊपर से खून के रास्ते वैसे उसके लॉसेस कम है, लॉसेस भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, और डाइजेशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि जिगर पूरा काम नहीं कर रहा। तो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एब्सोल्युटली। तो एक तो लिवर सिरोसिस हो गया डॉक्टर साहब, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन एक इसमें और भी मेरा ख्याल है होती है, शायद कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, वो देखें जी, वो इसकी जो है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, जो उसकी हम कहेंगे द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस बी या सी की है, वो एक्चुअली जिगर सुकड़ने की भी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी जिगर का जो कैंसर है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। तो डॉक्टर साहब, अगर मरीज क्रॉनिक लिवर डिजीज, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में CLD कहते हैं, इसमें चला गया और सिरोसिस डेवलप हो गया या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या कैंसर हो गया सादा अल्फाज में, उससे तरीका इलाज फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही रहता है या नहीं? उसके डिफरेंट उसके इलाज अवेलेबल हैं अभी तो। अब माशाल्लाह मेडिकल साइंसेस पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस हो गई है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की भी स्टेजेस हैं। कुछ स्टेजेस के ऊपर ये अगर ना फैला हो जिस्म में तो लिवर का वो हिस्सा सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर इसकी साइज़ या तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो या कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए इसके साथ, तो फिर उस सूरत में हम इसको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ हम जा सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पर ये जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैल जाता है, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली फिर लिवर ट्रांसप्लांट की भी ऑप्शन हमारे पास नहीं रहती। तो हमारे पास कुछ अद्वियात अवेलेबल होती हैं, तो हम वो अद्वियात देते हैं जिससे हम पेशेंट को जितना कंफर्टेबल रख सकते हैं, वो फिर उसमें वो अद्वियात का इस्तेमाल। अच्छा, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसमें टाइम के ऊपर पेशेंट डायग्नोज हो गया, ये तो हमने बात की ना कि कॉम्प्लिकेट हो गया, डायग्नोज भी नहीं हुआ, ट्रीट भी नहीं हुआ, लेकिन टाइमली रिपोर्ट हो गया पेशेंट आपके पास, उस सूरत में हम कौन कौन सी थेरेपीज अवेलेबल हैं सर बी और सी के लिए? टाइमली डायग्नोज हो गया तो सी की तो अब माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है। उसे डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स एक्चुअली कहा जाता है, DAAs। ठीक है,
तो पहले तो आज से मुझे याद है तकरीबन कोई 2000 गालिबन 9-10 में शुरू हुई थी और 13-14 तक तो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो गई थी। ठीक है, स्पॉस्ब्यूवेयर तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना शुरू हो गई थी। तो वो पैगिलेटेड इंटरफेरॉन्स उससे पहले हुआ करते थे, उससे पहले कन्वेंशनल इंटरफेरॉन्स हुआ करते थे। तो जब से ये ओरल थेरेपी, और ये हैं भी ओरल थेरेपीज जब से हेपेटाइटिस सी की आई हैं तब से तो इलाज एक तो आसान बहुत हो गया है। 3 से 6 महीने का मैक्सिमम इलाज होता है और इसमें ये कम्प्लीटली जो है वायरस से हेपेटाइटिस सी में क्योर मिल जाता है। हाँ, जहाँ तक हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो इन 90% ऑफ द केसेस हेपेटाइटिस बी की जो ट्रीटमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म चलती है और उसका मकसद एक्चुअली 2-3 मकासद उसमें होते हैं। एक तो ये होता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके, उसकी स्प्रेड को रोका जा सके। 100% या 100% तरीके से हेपेटाइटिस बी को जो क्योर करना है वो 90% केसेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इस सारे सिनेरियो में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी तो एंटीबॉडीज बना सकता है ना, और वो मुदाफ़ाती निज़ाम जो है वो एंटीबॉडीज अगर बना ले तो वो तो फिर इट मींस कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट हो गया ना, नेक्स्ट टाइम नहीं से हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी के केस में पॉसिबल है। हेपेटाइटिस बी के केस में ये होता है कि समटाइम्स जो जब वायरस होता है तो एक्यूट केसेस के अंदर वायरस आया, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, नेचुरली एंटीबॉडीज बनी और वायरस को किल कर दिया और लाइफ लॉन्ग उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हेपेटाइटिस बी के अंदर अद्वियात के साथ एक लॉन्ग टर्म अद्वियात देनी पड़ती हैं, उसके अंदर एक ये थोड़ी सी हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी तरह सी के अंदर बॉडी इटसेल्फ रिकवर नहीं करती या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर रही होती हेपेटाइटिस सी के खिलाफ। इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी अगर हम निचोड़ निकालें सारी गुफ्तगू का तो हेपेटाइटिस सी टेक्निकली ज़्यादा दायमी किस्म का मर्ज है जो मुस्तकिल हेपेटाइटिस बी क्लियर नहीं होता वायरस, हेपेटाइटिस बी, जबकि बी में इम्कान है कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना लेगा और कुछ अरसे के बाद वायरस एलिमिनेट हो जाएगा हमारे सिस्टम से। अच्छा ठीक है, आपका जो पॉइंट है मैं समझ गया हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ऑपोजिट लूँगा। इसमें यह कि हेपेटाइटिस बी की जो स्पॉन्टेनियस एंटीबॉडीज फॉर्मेशन है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो इस सिलसिले में हमें हेपेटाइटिस बी की जो ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली इज़ अ लॉन्गर ट्रीटमेंट समझ दी, और रादर के हेपेटाइटिस सी के अंदर है, डायग्नोज हो गया, एंटीबॉडीज अगर नहीं भी प्रोड्यूस हुई, इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं हुई, तो हम ट्रीटमेंट देंगे, 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट होगा, लाइफ लॉन्ग पेशेंट क्योर हो जाएगा, उस वायरस से क्योर हो जाएगा। कि उल्टा रिलेशनशिप है दोनों का। जी, हेपेटाइटिस बी में वैक्सीन भी अवेलेबल है और इलाज लंबा चलेगा, लेकिन बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाकर आइंदा के लिए महफूज हो जाएगी। जी। लेकिन हेपेटाइटिस सी में जो है वो निस्बतन इलाज शॉर्ट टर्म होता है लेकिन चलता देर तक है ये, और एंटीबॉडीज डेवलप होने का सिलसिला काफ़ी मुश्किल नहीं, ये मैं आपको शायद बात नहीं समझा सका। हेपेटाइटिस सी के अंदर बॉडी सेल्फ एंटीबॉडीज जनरेट नहीं करती, वो आई उसके लिए हमें अद्वियात ही देनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें अद्वियात का जो ड्यूरेशन है वो 3 to 6 मंथ्स का है सिर्फ। जबकि हेपेटाइटिस बी जो है उसके अंदर पेशेंट्स के अंदर कुदरती तौर पर एंटीबॉडीज बन सकती हैं, लेकिन वो बहुत महदूद पेशेंट्स में बहुत कम प्रोटेक्टिव लेवल्स नहीं होंगे। हाँ, प्रोटेक्टिव लेवल्स भी अगर अचीव हो जाते हैं तो वो बहुत कम परसेंटेज है। 10% लोगों में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, 90% में नहीं होगी। तो उनमें जो अद्वियात हैं वो लॉन्ग टर्म चलेंगी, समटाइम्स लाइफ लॉन्ग चलेंगी। एग्जैक्टली जी, इस तरह से इलाज लंबा होगा जी हेपेटाइटिस बी, लेकिन सी का शॉर्ट होगा थोड़ा। हाँ, लेकिन मर्ज ज्यादा चलेगा। हेपेटाइटिस सी में क्रॉनिक ज्यादा होगा। हेपेटाइटिस सी में तो क्योर हो गया ना, खत्म, चैप्टर इज फिनिश्ड। ये तो बहुत खुशआइन बात है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट से अगर वो क्योर हो गया है, हेपेटाइटिस सी का फुल क्योर एलिमिनेट हो गया, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी तो वैक्सीन भी जिससे हमने डिस्कस किया कि नहीं है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जरूर है, बट अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई किसी पेशेंट की और पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो गया तो फिर उसका इलाज लंबा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस बी की दो क्वालिटीज़ हैं, एक ये कि इसमें एंटीबॉडीज़ सेल्फ प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हुई तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर तो ये दोनों नहीं काम हो सके और हेपेटाइटिस बी हो गया फिर इसमें इलाज लंबा हो जाएगा। ये दो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन फिर ये प्रोज हैं इसके दो। लेकिन कौन इसका ये है कि अगर हो गया, वंस ये हो गया ना, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट जो है इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। और सी की उसका कौन ये है कि उसके अंदर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका प्रो ये है कि उसकी ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने की है, वायरस इज एब्सोल्युटली गॉन।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने डी का भी जिक्र किया कि डी डिपेंडेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस को, तो इन अदर वर्ड्स अगर हेपेटाइटिस बी की पेशेंट की वैक्सीनेशन हुई है तो ऑटोमेटिकली वो डी से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल। जब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ही हो गई, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है ही नहीं तो डी इज अ डिपेंडेंट वायरस। डी होने का तो इंडिपेंडेंटली तो वो इन्फेक्ट नहीं करता, कर ही नहीं सकता, खत्म उसका तो इन अदर वर्ड्स तो एक वैक्सीन है वो 2 बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देगी। यस, इसी तरह ही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं, काफ़ी सारे मिथ्स का मुझे भी सामना करना पड़ा जब मैं वैक्सीनेशन ड्राइव की पूरी कैंपेन मैंने चलाई इतने सालों पाकिस्तान के अंदर। तो और आप भी आजकल वही मिथ्स मोर लेस सीना दर सीना चलती रहती हैं। तो मोटी मोटी सर मिथ्स तो बताएं कि लोगों के जहनों में क्या है। कुछ कहते हैं जी वो लंबा सा कोई धागा बांध लो, आहिस्ता आहिस्ता वो ढीला होता जाएगा, इसका मतलब जी क्योर हो गया। तो इस किस्म के मिथ्स भी मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम की वसातत से उनको भी डिस्कस करें और डिस्पेल करें। हाँ अच्छा, इसमें ना हेपेटाइटिस की मिथ्स बड़ी एक कॉमन वही कि धागा पहन लें, हार पहन लें। सबसे पहली ये कि देयर इज़ नो हर्बल मेडिसिन available, there is no desi medicine available which can cure hepatitis B, C, even A and E। वो जो होता है ना कि हमने धागा पहन लिया, जो हार पहन लिया, उससे हमारा पीला यरकान चला गया। एक्चुअली पीले यरकान ने 14 दिन तक सेल्फ लिमिटेड, धागे ने लंबा होना ही है, ढीला पड़ जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा तो सारा क्रेडिट धागे को मिल जाता है। तो वो धागे की वजह से, एग्जैक्टली वो धागे की वजह से। फिर एक और मिथ बड़ी कॉमनली हमें मिलती है, वैक्सीन तो बच्चियां नहीं होती है, तो बच्चों को नहीं होती, बड़ों में भी होती है। इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो एवरी 5 ईयर्स अपना बूस्टर लगवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि एक और बड़ी हेपेटाइटिस के बारे में मिथ है कि जी ये चूमने से, इकट्ठा खाना खाने से जो है ये फैल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकट्ठे बैठ के खाने से, हाथ मिलाने से, बगलगीर होने से, चूमने से ये हेपेटाइटिस रूटीन का बाहमी ताल्लुक जो है उससे नहीं, बाहमी ताल्लुक से नहीं होता। फिर एक और बड़ा ये तो बहुत ही बड़ा डिलेमा है कि लोग समझते हैं कि जो शायद नशा करते हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस बी या सी हो जाता है, या खुदा न खास्ता जिनके गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं या जो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, लड़कियां या लड़के, तो उनको ये है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। बीइंग अ consultant hepatologist, I face a lot of patients, a lot of female patients with the hepatitis B or C, especially hepatitis B, and they are being divorced on the basis of this I must say stupid myth कि जी शायद वो लड़की का शायद कोई करैक्टर ठीक नहीं था कि जिसकी वजह से उसको हेपेटाइटिस बी हो गया, कान छिदवाने की वजह से हेपेटाइटिस। तो मैं तो एक्चुअली उनको, जो भी मेरे पास बच्चियां, बेटियां, बहनें आती हैं, उनको बताता हूं मैं कि इफ़ दे आर मैरिड और इफ़ दे आर गेटिंग मैरिड, तो उनके जो है मेरे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज मैं ये कर रहा हूँ कि पता होना चाहिए कान छिदवाने से, डेंटल ट्रीटमेंट से, ब्यूटी पार्लर के ट्रीटमेंट से, जो अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट किसी हेपेटाइटिस बी की पेशेंट को लगा और वो किसी चाहे 5 साल की बच्ची को या बच्चे को, इंसान को लग जाए, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। माँ से बच्चे को ड्यूरिंग पैदाइश जो है हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो जाएगा, सी ट्रांसमिट हो सकता है, बी ज़्यादा ट्रांसमिट होता है वैसे। तो कहने का मकसद ये है, तो इस वजह से ये मिथ कि कोई नशा करने की वजह से ये वायरस फैलता है या खुदा न खास्ता किसी का करैक्टर ठीक नहीं है इस वजह से फैलता है, इसको सबसे ज़्यादा बात को ख़त्म होना चाहिए। ये अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से फैलता है, और अगर आपको डिजीज स्टेटस नहीं पता और आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही, उसकी वजह से डेफिनेटली ये फैल सकता होता है। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब जो मिथ मेरी ऑब्जर्वेशन में आई थी वो ये कि जनाब बाहर से खाना पीने करने से तो जो जनाब वो है काला यरकान हो जाता है, इसको भी जरा डिस्पेल कर दीजिए। बाहर का खाना पीना, हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस कर लिए कि बाहर के खाने की वजह से तो निस्बतन जो इतना नुकसानदेह नहीं होता, ए और ई होता है, लेकिन लोग बी और सी को भी समझते हैं कि शायद ये बाहर खाना खाने से सोमर्स होकर उसके ग्लास लैदा कर देते हैं लोग कि सोशली बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जी। सिर्फ अगर हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट्स हैं, अगर कोई किसी के घर में खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है, तो उसके 2 प्रिवेंशन के तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के घर के बाकी तमाम मेम्बर्स को वैक्सीनेट किया जाए, ठीक है। और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अनटिल अनलेस दे आर नॉट कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड,
उनकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं होती जब तक उनके जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है उसके शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कैंची, कंघी, टूथब्रश वगैरह उसको पर्सनल हाइजीन के जितने भी पर्सनल हाइजीन के जितने नील कटर हो गया, ये शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, एक्चुअली छुरी भी, ठीक है, उस पेशेंट की वो फिलहाल अलहदा कर दी जाए. वंस द हाउस होल्ड पर्सनस आर वैक्सीनेटेड एंड द पेशेंट इज टेकिंग द मेडिसिन, दिस इज कम्प्लीटली फाइन, यू नो. डॉक्टर साहब इवन मतलब उसके अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज ऑल्सो सेफ वंस द अदर पार्टनर इज वैक्सीनेटेड. अब डॉक्टर साहब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा इस मौजू की मुनासबत से हेपेटाइटिस बी और सी की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के हवाले से आप इस वक्त जो अवामुन नास हैं उनको टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा टेक होम मैसेज तमाम अवामुन नास के लिए ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव का तरीका ये है कि जब भी कभी हम लोगों को कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करना है, ख़ास तौर पे सिरिंजेस वगैरह, तो इस चीज़ का हम लोग मेक श्योर कर लें कि स्टरलाइज न्यू सिरिंज का इस्तेमाल करें. बेजा ड्रिप्स वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह लगवाने से परहेज़ करें. इसके अलावा जो है रूटीन से हमारी 6 मंथली और एनुअली हेपेटाइटिस बी और सी के हम लोग टेस्ट करवाएं. और इसके अलावा अगर हम लोग कोई एडवांस फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, खून लगवा रहे हैं या कहीं पे सर्जरी हो रही है, तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि वहाँ पर लगाने वाला खून जो है उसकी प्रॉपर जो है उसको चेक कर लिया गया हो हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, और जो थिएटर्स हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज हों. इसके अलावा अगर हम किसी डेंटिस्ट को विज़िट कर रहे हैं या किसी बार्बर को विज़िट कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टरलाइज्ड हैं. आखिर में मैं नाज़रीन डॉक्टर मोहम्मद उमर शेख का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस अहम बर्निंग इशू के ऊपर इस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू से काफ़ी मुफीद मालूमात आपको हासिल हुई होंगी, और ये एपिसोड भी तवाना पाकिस्तान की आपको पसंद आई होगी. अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.